मैं हूँ आपकी साइंस फैकल्टी रंजना और जैसा कि आपको पता है हमने एक रिवीजन सीरीज जो है वो लॉन्च करी है जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है और प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे अपना मतलब वर्क ऑफ एक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो कैसे दिखाते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक माइंड मैप भी इसके साथ अटैच किया है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस माइंड मैप के थ्रू आप अपने रिवीजन को बहुत आसान कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। ओके, तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के डेफिनेशन की, देन डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू another, usually from the reason of their ability to the reason of their use, storage and elimination is termed as transportation। देखो इसके कहने का क्या मतलब होता है। ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं हम मटेरियल्स को? जहां पे वो उसका क्या है, जहां पे वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि हम बात करें, अगर आपका फूड जो है ह्यूमन की बात करें एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन आपके बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनको जरूरत है कि नहीं? आपके बॉडी के एक एक पार्ट को जरूरत होती है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो उनकी भी जरूरत है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि हमारे बॉडी में अगर कुछ मान लो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं तो कुछ ना कुछ उनका बाई प्रोडक्ट्स भी होता है। जब उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब वेस्टेज मटेरियल, तो उनका एलिमिनेशन जो है वो जरूरी होता है। तो इन सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो हुई ट्रांसपोर्टेशन की बात। अगर हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर हम फूड का देखेंगे तो फूड जो है मान लो आपके बॉडी के एक, मान लो सपोज आपके बॉडी के क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल में सपोज फूड है। ठीक है, अब यहां से ये आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स को एक एक पार्ट्स तक ये जाएगा। ओके, देन मेटाबॉलिक गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये भी आपके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है आप कहाँ से, हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था, उससे आप लिंक कर सकते हो। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था ब्रीदिंग में स्टूडेंट, याद होगा आपको कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 को रिलीज, ऑक्सीजन इन एंड CO2 रिलीज, मतलब इनका भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। देन उसके बाद वेस्टेज प्रोडक्ट, देखो आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में स्टूडेंट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, मतलब इनके वेस्टेज मटेरियल। अब उनका एलिमिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो तो ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होके कहां पर ले जाए जाते हैं, जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, वाटर, आपके बॉडी में वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड देन हॉर्मोन्स, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की। ओके, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हो या उसके साथ साथ प्लांट्स, इस सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें हम या फिर एक किसी हायर प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, किसके लिए है? तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की। आपको याद होगा मैंने आपको मतलब न्यूट्रिशन में भी पढ़ाया था, जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट अमीबा, जब स्टूडेंट हमने अमीबा की बात की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि अमीबा कैसा होता है, अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जब अमीबा सिंगल सेल्ड है तो उसमें तो किसी सिस्टम की नीड नहीं है हमें, क्योंकि उसमें तो क्या है, वो इतना सिंपल होता है कि उसके लिए
डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, डिफ्यूजन प्रोसेस इज सफिशिएंट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड हायर प्लांट्स, हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो गैसेस, वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर सके। हेलो श्री प्रिया, हेलो रिद्धि सिद्धि, ए वेरी गुड इवनिंग। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे हमने डिवाइड किया हुआ है किसमें, एनिमल्स में और प्लांट्स में, और उसे किस नाम से हम जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एनिमल में उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, सर्कुलेशन। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, देन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या क्या, उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आ जाएंगे आपके ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में सेम लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड करे गए हैं। अब अगर हम बात करेंगे, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में तो हम ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन प्लांट्स में हम ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के नाम से ही जानते हैं। अब प्लांट्स में किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का और मिनरल्स का एंड देन फूड का। ओके, वाटर और मिनरल्स एंड फूड। देखो वाटर और मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट को हमने क्या कहा, एसेंट ऑफ सैप। ओके, इसमें हम बात करेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि एसेंट ऑफ सैप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए जब वाटर और मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट होता है, इट्स अपवर्ड मूवमेंट इस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसलोकेशन क्या है, जो प्रोडक्ट होंगे, फूड के प्रोडक्ट, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एमिनो एसिड और कुछ न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है, देन दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। और ये किसके थ्रू किया जाता है, इसके लिए एक प्लांट में टिश्यू होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम, एंड दिस वन इज बाय जाइलम। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जब हम ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमन पर आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, चलो आप मुझे बताओ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, कम ऑन जल्दी आंसर करें आप, जल्दी, मैं आपको बताऊंगी फिर। हेलो चंद्रकांत कुमार, ए वेरी गुड इवनिंग। देखो हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। तो वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय विलियम हार्वे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे सर्कुलेशन कहा था। देखो स्टूडेंट, इन एनिमल्स दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या क्या करता है, कौन कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, nutrients, waste materials and various substances like hormone to the desired places, that is the tissue and organ in the body. इस पूरे लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है कि ये क्या क्या करते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैंने बताया ना, हम इसको अगर रेस्पिरेशन से आप थोड़ा सा लिंक करो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनका आपके बॉडी में इन और आउट, मतलब क्या है, इन और आउट। ऑक्सीजन आपके बॉडी में इन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स को न्यूट्रिएंट की नीड होती है, एनर्जी कैसे आएगी, तो इस तरह से उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखो, जितने भी आपके बॉडी में सेल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें भी उनका वेस्टेज मटेरियल बनता है जिसे हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो उसको भी उसका एलिमिनेशन जरूरी है। तो क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके किडनी तक लेके जाया जाता है। ओके, देखो बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को अगर एक डेली बेसिस पर ऐड करें, तो एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मतलब मटेरियल को लेकर जाना। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये बस आपके लिए है ये एग्जाम्पल, सुनिए ध्यान से। सपोज मान लो कि गुजरात बहुत फेमस है क्लॉथिंग के लिए, वहां से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है राजस्थान में। ओके, तो एक बात बताओ, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, इधर ट्रक के थ्रू ही ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, या फिर ट्रेन के थ्रू, मतलब एक मीडियम होता है कि वो क्लॉथ्स जो हैं गुजरात से राजस्थान में लाए जा रहे हैं, मतलब वो चीज वहां अवेलेबल है, उसका क्या है, उसका यहाँ यूज होना है, या फिर अगर उसको मतलब चाहे तो उसको स्टोर भी करेंगे। तो स्टूडेंट, ऐसे आप ट्रांसपोर्टेशन को अपने डेली लाइफ में थोड़ा आप कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, देन वो सिस्टम जो सर्कुलेट करता है ब्लड और लिम्फ को थ्रू आउट द बॉडी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देन इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या है, देखिए, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। कैसे सर्कुलेट होता है, बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, बिकॉज आपका जो हार्ट होता है वो कैसा ऑर्गन है, हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन होता है। अगर हम हार्ट की बात करेंगे, देन हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। मतलब देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि नहीं, हार्ट जो है मतलब यहाँ पर क्या होता है, हार्ट में ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। नहीं, देखो, हार्ट जो होता है पंपिंग ऑर्गन है, ये बस ब्लड को पंप करने का काम करता है। ओके, अब देखो, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कितना कंटेंट होता है, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब अगर हम बात करते हैं ब्लड की, देखो, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा जिसका रेशियो है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज द 45%। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें आते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड देन प्लेटलेट्स। देखो, रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल चूंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इसका अपीयरेंस रेड होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं मेनली हमारे बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी की, वो इनके थ्रू ही होती है। ये किसी भी तरह के जर्म से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये लड़ते हैं। प्लेटलेट्स, देखो, प्लेटलेट्स में मेनली अगर हम प्लेटलेट्स को एक अगर सेंटेंस में अगर हम प्लेटलेट्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, ब्लड क्लॉटिंग। सपोज हमें ब्लीडिंग हो रही है, हम मान लो सपोज कि हमारे टिश्यू पे हमारे बॉडी पे कहीं कोई खरोच आ गई, ओके, कहीं कोई चोट लग गई, तो आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा कि वो ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है। ओके, अब ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किसके थ्रू होती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्लेटलेट्स के थ्रू होती है। और प्लेटलेट्स में ऐसा क्या है, देन क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, तो ये स्ट्रॉपेल येलो कलर्ड फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स, इसमें 92% वाटर और बाकी के 9% में क्या होगा, बाकी के 9% में कुछ प्रोटीन्स होंगे,
कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो पाए जाते हैं। हेलो आशिका, हेलो जयदेव, हेलो। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। ये तो बात की हमने प्लाज्मा की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज द ब्लड सेल्स कौन कौन से थे याद करो, मैंने आपको अभी बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो These are of three type formed elements RBC, WBC and platelets। सबसे पहले जब हम RBC की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। देखो दिस वन इज RBC, रेड कलर। दिस सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस। ये सेल जो होते हैं वो बिना न्यूक्लियस के होते हैं। RBC का अदर नेम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ओके, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। इसके फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस, ओके। इरिथ्रोपोएसिस। देखो इसने लिखा है, स्टेटमेंट है कि जो आरबीसी होते हैं वो बिना न्यूक्लियस के होते हैं। होता क्या है आरबीसी में, जब आरबीसी अपने मैच्योरिंग स्टेज में होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें न्यूक्लियस और जो बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं कंप्लीटली, जिससे क्या हो, उनको ऑक्सीजन कैरी करने में बहुत आसानी हो। ओके, ये क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन कैरीज करते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को कैरी करता है? देन 4। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को क्या कहा था मैंने? जल्दी बताओ, क्या बताया था मैंने इसके फॉर्मेशन को? आप सब लगता है आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। मैम की बात आपको याद नहीं है? मैंने बताया ना, इसके फॉर्मेशन को स्टूडेंट इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट। तो बस इसी पे आपको लास्ट के टर्म याद रखने हैं, पोएसिस। पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, और इरिथ्रो का तो मतलब ही है आरबीसी, तो इस वजह से इरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। देखो ये डिस्क शेप होते हैं। आपने पढ़ा होगा सेल में हमने ये पढ़ा है कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जब सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है तो वैसे ही इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव है। क्यों डिस्क शेप क्यों है? ताकि ये ऑक्सीजन को इजिली कैरी कर सके। ओके, ऑक्सीजन को ये इजिली कैरी कर सके। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मैंने आपको बता दिया नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि चूंकि इसको ऑक्सीजन को कैरी करना होता है तो जो इस वजह से जो न्यूक्लियस होंगे और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो डिसअपियर हो जाते हैं। रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। आप इसको देखते चलिए, जो चार्ट आपको यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। सपोज मान लीजिए अगर ना क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन आप इन सब को भी आप वर्ड्स में आप सेंटेंस बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हो। रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन इसके होते हैं 120 डेज। 120 डेज ही इसका लाइफ स्पैन जो है वो होता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होता है, ओके, डब्ल्यूबीसी का अदर नेम जो है वो ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के इम्यूनिटी में। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपके लिए ये इमेज जो है, दिस वन इज डब्ल्यूबीसी। ये जो है ये डब्ल्यूबीसी है। दिस वन इज आरबीसी, दिस वन इज प्लेटलेट्स। आप इस इमेज से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी इम्यूनिटी में, वो हम आगे देखेंगे कैसे।
इसके अलावा फॉर्मेशन जो होता है WBC का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ल्यूकोपोएसिस। अच्छा, इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको बताया था ना कि WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो बस इसके फॉर्मेशन में हमने क्या किया? पोएसिस वर्ड ऐड कर दिया। देन ल्यूकोपोएसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ WBC। आप यहाँ इस इमेज को देख सकते हैं। अब WBC के फॉर्मेशन को जब हमने ये कहा तो ये इसके शेप कैसे होते हैं? ये राउंडेड और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। ये राउंडेड और इर्रेगुलर हैं। ओके, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी से कनेक्ट करो आप। क्या आरबीसी में न्यूक्लियस था? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था। हेमोग्लोबिन एब्सेंट है तो इस वजह से ये कलरलेस होते हैं। इनका साइज जो है कंपैरिजन टू आरबीसी, वो साइज जो है वो लार्जर होगा, और इनके जो नंबर्स हैं कंपैरिजन टू आरबीसी वो भी ज्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फैगोसाइटोसिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस? न्यूट्रिशन से भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। मैंने वहां भी आपको समझाया था फैगोसाइटोसिस। देखो, जब सेल जो है इनगल्फ करता है, ओके, जब सेल इनगल्फ करेगा किसी भी तरह के जर्म्स को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, जिसका मतलब होता है सेल ईटिंग। अमीबा में भी ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। अब हम बात करते हैं WBC को। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, WBC इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रैनुलोसाइट एंड सेकेंड वन इज अग्रैनुलोसाइट। अच्छा देखो, यहां मैंने लिखा है ग्रैनुलोसाइट, ये है अग्रैनुलो। अ का मतलब होता है नॉट। अ का मतलब क्या है यहाँ? नॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना बायोटिक, ए बायोटिक फैक्टर है ना, तो बायोटिक का मतलब तो होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अलाइव हो। और अबायोटिक, अ वर्ड उसमें हमने ए जो है वो आगे ऐड किया, तो इसका ये मतलब होता है नॉन लिविंग। ओके, तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ग्रैनुलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स के बेसिस पर, और अग्रैनुलोसाइट मतलब यहाँ ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। देखिए, ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड वन इज स्नोफिल एंड थर्ड वन इज बेसोफिल। ये क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए, स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। आपके बॉडी में किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो, या फिर किसी भी तरह का जर्म से आपको बचाना हो, या फिर डिजीज से डिफेंस करना हो, तो ये सब करने का काम जो है वो ये करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें हम, अग्रैनुलोसाइट जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये भी क्या करते हैं? ये लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो, लिम्फोसाइट जो होते हैं इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द बी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट जो होते हैं स्टूडेंट, ये टू टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब ना ये ना थोड़ा अलग हो गया। देखो, प्लेटलेट्स जो होता है ये थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसे। बट स्टूडेंट एक बात यहाँ आप ध्यान रखना कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके सेल्स नहीं होते हैं। दीज आर सेल्स फ्रैगमेंट। ये सेल्स के फ्रैगमेंट होते हैं। ये सेल्स के फ्रैगमेंट होते हैं। ओके, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनका फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। ये ब्लड को क्लॉट कैसे करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि 13 टाइप्स के होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि ब्लड के प्लेटलेट्स में होते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो
होती है। ओके, ये समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का आपकी बॉडी में काम ब्लड का होता है। इसके अलावा वेस्टेज प्रोडक्ट, सपोज मैं वापस से अपने सेंटेंस को रिपीट कर रही हूं, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में इनके वेस्टेज मटेरियल है, इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाने का काम भी ब्लड का है। इसके अलावा हार्मोन्स, देखो हार्मोन्स जो होते हैं, सपोज हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। किस में रिलीज करते हैं? ब्लड में, क्योंकि इनके पास इनका खुद का डक्ट नहीं होता। आपको याद होगा हमने जब पैनक्रियाज पढ़ा था, पैनक्रियाज में मैंने आपको क्या बताया था? पेनक्रियाज में मैंने आपको ये बताया था ना, पेनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड था? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड का ये मतलब है कि वो ग्लैंड जिनके पास खुद का डक्ट नहीं है। देखो, और एक्सोक्राइन का मतलब है जिनके पास खुद का डक्ट हो। पेनक्रियाज में हमने देखा था पैनक्रियाटिक जूस, देखा था हमने पैनक्रियाटिक जूस। अब स्टूडेंट, पैनक्रियाटिक जूस में आपने देखा था बहुत तरह के एंजाइम्स, ए लॉट ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए, क्योंकि क्या था, इनके पास खुद का डक्ट था, याद होगा आपको, ये क्या थे? कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने सिक्रीशन को पॉर करते थे। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में। अब देखो, तो जो पार्ट इस जूस को सिक्रीट करता है, इस जूस को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। और जो पार्ट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन। लेकिन उनके पास खुद का डक्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अगर आपके पास स्कूटी है, अगर आपके पास आप स्कूटी चलाना जानते हो, तो आपको किसी की हेल्प चाहिए? आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए ना, तो आप आ जाओगे एक्सोक्राइन में। ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर मान लो, अगर उनको स्कूटी चलानी या बाइक चलानी नहीं आती, तो वो कैसे जाएंगे? वो या तो स्कूल के बस के थ्रू जाएंगे। मतलब उनके पास खुद का कोई संसाधन नहीं है, खुद की फैसिलिटी नहीं है, उनको चलाने नहीं आता, तो उनको क्या कहेंगे? उनको एंडोक्राइन कहेंगे। ओके, अब देखो, आपका जो ब्लड होता है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ये बॉडी को डिफेंस कैसे करता है? देखो, बॉडी का डिफेंस हमने अभी देखा, जो ब्लड सेल्स थे WBC, वो किसी भी तरह के जर्म से, किसी भी तरह के डिजीज से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। साथ ही प्लगिंग एरिया ऑफ इंजरी, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स में ऐसा क्या होता है? प्लेटलेट्स में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स की। देखो, ब्लड वेसल्स क्या है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ब्लड वेसल्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी पानी टंकी देखी है? मतलब मैं तो उसे यूजुअली पानी टंकी ही कहती हूँ। जल्दी बताओ, क्या आपने पानी टंकी देखी है? हेलो शिखा। यस, ग्रैनुलो और ए ग्रैनुलोसाइट एनसीईआरटी में नहीं है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है। देखो स्टूडेंट, पानी टंकी से आप इसको थोड़ा कनेक्ट करो। पानी टंकी जो होती है वो पूरे शहर में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछी होती है। पाइपलाइन बिछी होती है, उसी पाइप के थ्रू पूरे शहर में पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हम उसको थोड़ा कनेक्ट करें अपने बॉडी से, तो हमारी बॉडी में भी ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर है,
जो आपके पूरे शरीर में बिछे हुए हैं, आपके पूरे बॉडी में बिछे हुए हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। अब देखो ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के हैं? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकंड वन इज वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। अगर हम आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी जो होता है ये कैसा होता है? आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी हमेशा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और किससे? ये हमेशा हार्ट से अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से हमेशा दूर जाएगा। ऐसा समझो कि आर्टरी और हार्ट में ज्यादा कुछ ना, मतलब ये एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, है ना। जैसे होता है ना, आप जैसे आपकी क्लास में क्या होगा कि जैसे आपके जो फ्रेंड्स होंगे, है ना, अब मतलब मेरे साथ तो ऐसा था, सपोज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो क्लास में मेरा हमेशा ध्यान वही रहता था कि मैं उसके साथ ही बैठूं, है ना। तो सेम अगर हम थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट करें तो आर्टरी और हार्ट में ज्यादा कुछ बनता नहीं है। आर्टरी क्या करता है? हमेशा हार्ट से ब्लड को लेकर उससे दूर लेके जाता है। तो इस लाइन को ऐसे समझिए, दीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड from heart to various organ of the body। आर्टरी क्या करते हैं? पहली बात तो आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, आर्टरी हमेशा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये वैसे वेसल्स हैं जो ब्लड को कहाँ से कलेक्ट करते हैं? हार्ट से, मतलब हार्ट से ब्लड को कनेक्ट करके वो उससे दूर जाता है। ओके, और आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड को लेकर जाता है। अब अगर हम बात करेंगे वेन की, तो वेन जो है ना, ऐसा समझ लो एकदम कंप्लीटली उसको हम रिवर्ट करते हैं, मतलब उसको कंप्लीटली रिवर्स करके देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरी और हार्ट में कुछ ज्यादा नहीं बनती। आर्टरी और हार्ट जो है वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। अब जैसे आप हो, आपका जो फ्रेंड होगा, आप हमेशा उसके पास बैठना चाहोगे, ठीक है। तो आर्टरी क्या करते हैं? ये ब्लड को आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट को देता है, हार्ट की ओर लेकर जाता है। दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट। ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको हार्ट की ओर पोर कर देते हैं, उसमें उड़ेल देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन वेन किस तरह के ब्लड को कैरी करेगा? वेन करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, CO2 रिच ब्लड। अब देखो ये तो हुआ आर्टरी और वेन की बात। अब अगर हम बात करेंगे कैपिलरीज की, कैपिलरीज जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं। ये सिंगल सेल थिक वॉल है। एक बार आप इस डायग्राम पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। आर्टरी, यहाँ रेड कलर दिखाने का क्या मतलब होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी। दिस वन इज वेन। ये वेन्स हैं। वेन जो है वो हमेशा किस तरह के ब्लड को कैरी करते हैं? वेन हमेशा कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शन क्या है? इनके साथ भी एक एक्सेप्शन चल रहा है। मतलब एक्सेप्शन का क्या मतलब है? जो थोड़ा हटके काम करे। ओके, तो इसका क्या है? वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन में पल्मोनरी वेन्स। कैपिलरीज क्या करते हैं? कैपिलरीज में ब्लड का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजनेशन टू डीऑक्सीजनेशन। ओके, देखो सबसे बड़ी जो आर्टरी है आपके बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एओर्टा। मतलब लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, दैट टर्म्ड एज एओर्टा। देन उसके बाद आती है आर्टरी, और स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम किससे डिनोट करते हैं? आर्टेरियोल से। अगर हम वेन्स की बात करेंगे, जैसा कि हम आगे भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लार्जेस्ट वेन को वेना कैवा कहते हैं। वेना कैवा,
वेना कैवा टर्म इज यूज्ड फॉर लार्जेस्ट वेन और वेन्यूल्स स्मॉलेस्ट वेन को कहते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां तो हमने बात की आर्टरी, वेन और कैपिलरीज की। अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखो यहाँ भी आपके लिए जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखिए, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ये दिस वन इज कैपिलरीज। ये जो है ये आपका क्या है, ये आर्टरियोल्स हैं और ये क्या है, ये वेन्यूल्स हैं, मतलब स्मॉलेस्ट वेन स्मॉलेस्ट आर्टरी। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं ब्लड वेसल्स में। आपके ब्लड वेसल्स कितने टाइप के थे, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंसेस आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, चूंकि आर्टरी और हार्ट जो है वो अच्छे फ्रेंड नहीं है। देन आर्टरी जो है वो ब्लड को कैसे कैरी करता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से हमेशा दूर लेके जाएगा। It carry the blood away from heart to different parts of the body. ये क्या करते हैं, ये ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाते हैं और ये किसको, हार्ट को से ब्लड को लेके कहाँ जाते हैं, ये लेकर जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स जो है किसकी ओर ब्लड लेके आता था, वेन किसका अच्छा फ्रेंड था, वेन अच्छा फ्रेंड था हार्ट का। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, आपके पूरे बॉडी के पार्ट से कलेक्ट करके। ये क्या होता है, ये स्मॉल डायमीटर वेसल्स होते हैं। अगर हम बात करें किस तरह का ब्लड हो, किस तरह का ब्लड जो है वो होता है, ओके, तो किस तरह का ब्लड आर्टरी कैरी करता है, आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी किस तरह के ब्लड को कैरी करता है, आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शन क्या था स्टूडेंट, एक्सेप्शन था पल्मोनरी आर्टरी। वेन किस तरह के ब्लड को करता है, वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन में पल्मोनरी वेन्स। और ये यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। अब हम बात करेंगे ब्लड के प्रेशर की। तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है, ओके। वेन्स में ब्लड का प्रेशर काफी लो होता है और यहाँ पर प्रेशर जो है कैपिलरीज में एक्सट्रीमली लो होता है। यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो जर्क के साथ, झटके के साथ होता है। यहाँ पर ब्लड का फ्लो बिना किसी जर्क के होता है। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत स्मूथली होता है, बहुत ही ज्यादा। अब अगर जब हम बात करते हैं आर्टरी के ल्यूमेन की, तो इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, लेकिन वेन्स का वाइड होता है और कैपिलरीज का वेरी स्मॉल। वाल्व्स जो होते हैं, देखो अगर हम बात करें वाल्व्स की, तो वाल्व्स जो होते हैं वो बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, मतलब ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, इसके लिए वाल्व्स बने होते हैं। तो आर्टरी में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होंगे और कैपिलरीज में एब्सेंट होंगे। अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपकी जो आर्टरी होती है वो बहुत डीप सीटेड होती है। क्योंकि वो डीप सीटेड क्यों है, देखो अगर आर्टरी मान लो डीप सीटेड नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर थोड़ा सा भी उस पर अगर हम प्रेशर देंगे, थोड़ा सा भी दबाव देंगे, तो उसके फटने का, उसके रप्चर्ड होने का खतरा होगा। तो इस वजह से उसमें क्या होता है, आर्टरी जो है वो काफी डीप सीटेड होंगी। वेन्स जो है ये मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं, आपके वेन्स जो है वो आपको दिखते हैं और ये जो होता है ये एक नेटवर्क बनाते हैं आपके पूरे बॉडी और ऑर्गन में। अब अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरी के पास वॉल्व्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखिए, बिकॉज ब्लड फ्लो इज हाई प्रेशर, ब्लड जो है वो काफी हाई प्रेशर से फ्लो करता है
और इस वजह ये हार्ट से आता है। हमने अगर आप इसे रिलेट करोगे अपने पीछे वाले लेक्चर में, जो मैं आपको जब से पढ़ा रही हूँ, तो आपको मैंने बार बार बताया ना कि आर्टरी और हार्ट एक दूसरे के एंटी हैं। आर्टरी और हार्ट एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या करता है, ये तो हार्ट से क्या लेकर आता है, ब्लड को लेकर आता है, और चूंकि वहां ब्लड का फ्लो काफी हाई प्रेशर के साथ होता है, तो इस वजह से इसमें कोई वाल्व नहीं होते। अब हम बात करेंगे आपके हार्ट की, दैट इज द पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हार्ट। देखिए एक बार आप डायग्राम को देखिए, दिस वन इज वेना कैवा। ओके, वेना कैवा का जैसे आपको मैंने बताया, वेना कैवा क्या था, लार्जेस्ट वेन। ये है वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी, जिसे हम सुपीरियर वेना कैवा भी कह सकते हैं। इसे हम सुपीरियर वेना कैवा भी कहते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर है, ये पोजीशन में। सुपीरियर किसे कहते हैं, जो पोजीशन में ऊपर होता है। ठीक है, वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी, उसे हमने सुपीरियर वेना कैवा कहा। दिस वन इज राइट एट्रियम, ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है। दिस वन इज वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा, इसे हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। इंफीरियर मतलब लोकेशन के बेसिस पे है, ये ऊपर है, देन दिस वन इज टर्म्ड एज सुपीरियर वेना कैवा। ये नीचे है, देन दिस वन इज टर्म्ड एज इंफीरियर वेना कैवा। ओके, अब देखो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन्स है और ये पल्मोनरी आर्टरीज है, एंड दिस वन इज एओर्टा। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूंगी। जो हमारा ये जो एट्रियम है ना, चाहे हम राइट एट्रियम की बात करें या फिर लेफ्ट एट्रियम की, दे आर ऑलवेज रिसीविंग चैम्बर। ये हमेशा रिसीविंग चैम्बर होते हैं, ये हमेशा ब्लड को रिसीव करेंगे, इधर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। या तो ये ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये जो आपके एट्रियम होते हैं, ये हमेशा रिसीविंग चैम्बर का काम करते हैं। अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। इन ह्यूमन बींग्स हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 एंड 4। हार्ट जो है वो आपका 4 चैम्बर्ड है। 2 सुपीरियर चैम्बर को हमने क्या कहा था, एट्रियम कहा था। और उस अब सपोज मान लो कि 2 एट्रियम है। ओके, मान लो ये राइट वाला एंड दिस वन इज लेफ्ट। उन दोनों को बीच से अलग करने वाला क्या होता है, उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ऊपर वाले चैम्बर को हमने एट्रियम कहा, राइट वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, और इसे सेपरेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब अगर हम बात करेंगे लोअर चैम्बर की, हमने उसमें बात की थी अपर चैम्बर की, अगर हम बात करेंगे लोअर चैम्बर की, तो लोअर चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल। ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, किसके थ्रू, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। अब देखिए वाल्व्स, अगर हम वाल्व्स की बात करते हैं तो हार्ट में आपके कितने वाल्व्स होंगे, एक बार देखते रहिए। सबसे पहले तो वाल्व्स होता क्या है, ये मस्कुलर फ्लैप है जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि जो वाल्व्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। वाल्व्स का फंक्शन होता है ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, कहीं ब्लड पीछे फ्लो ना हो जाए, ये उसको रोकते हैं। अब देखो अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, तो इनके बीच में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब ऐसे याद रखने वाली है, राइट एंड देन ट्राई, राइट ट्राई। मतलब ये थोड़े ना ऐसे क्या है, ये थोड़े ट्रिक हैं जो आपके लिए मतलब बनाए गए हैं, इससे आप याद रखते हो। बहुत बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्राइकस्पिड और राइट कस्पिड जो है वो, राइट कस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है वो मतलब कहाँ कहाँ उसके लोकेशन है। ओके, तो राइट ऑरिकल जो है, सॉरी ये राइट वाल्व के साइड जो है ट्राइकस्पिड वाल्व जो है आपके,
ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है स्टूडेंट, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड होते हैं। और बाइकस्पिड कहाँ होते हैं? बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड होते हैं। और बाइकस्पिड का अदर नेम क्या होता है? उसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रहेगा ना कि ट्राइकस्पिड, ट्राई दैट इज द राइट, और बाइकस्पिड का क्या है? बाइकस्पिड का क्या मतलब होता है? बाइकस्पिड जो है वो कहाँ पे होगा? तो लेफ्ट और एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसके अलावा दो वाल्व्स और होते हैं, वो होते हैं पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व। ये हम देखते हैं ये कहाँ होते हैं। अब देखो बाइकस्पिड का मैंने आपको बताया ना, देखो होता क्या है, जब ब्लड का फ्लो, चलो सबसे पहले अगर हम बाइकस्पिड की बात करेंगे, बाइकस्पिड किस साइड था? लेफ्ट साइड। तो बाइकस्पिड जब ब्लड का फ्लो कंप्लीटली ऑरिकल से मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है, ऐसे समझो कोई गेट है, ठीक है, उसमें अगर जैसे ही मतलब किसी मटेरियल का क्या हुआ, मटेरियल आया, ये ऐसे बंद हो गया, ठीक है। बंद क्यों हुआ? ताकि ये उसका बैकवर्ड ब्लड का फ्लो ना हो जाए। ओके, बाइकस्पिड वाल्व। अगर हम ट्राइकस्पिड की बात करेंगे तो ट्राइकस्पिड कहाँ था? ट्राइकस्पिड आपके राइट साइड की ओर था। ट्राइकस्पिड कैसा कहाँ था? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जब ब्लड फ्लो जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उस समय ये खुले होते हैं। जैसे ही ब्लड पूरा फिल हो जाता है इस राइट वेंट्रिकल में, ये क्लोज्ड हो जाएंगे। जब ये क्लोज्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा। कहाँ नहीं हो पाएगा? उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, ये तो हमने बात की क्या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की, बट आपके हार्ट में दो वाल्व और हैं। एक होता है पल्मोनरी वाल्व, इसे हम क्या कहेंगे? और सेमील्यूनर वाल्व। पल्मोनरी वाल्व और सेमील्यूनर वाल्व क्या होता है स्टूडेंट? यहां से अभी हम आगे जब इसका वर्किंग एक्शन पढ़ेंगे हार्ट का, तब मैं आपको बताऊंगी कि यहां से क्या होता है। जो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी वाल्व जो है वो ओपन होते हैं, वो यहीं पे होते हैं। तो उससे क्या होगा? जब ब्लड उनके थ्रू कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो उस वाल्व को हम क्या कहेंगे? सेमील्यूनर वाल्व। एओर्टिक वाल्व, जब हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कंप्लीटली क्या हुआ? ये कंट्रैक्ट होगा। मान लो ब्लड से फिल हो गया, कंट्रैक्ट हो रहा है, तो एओर्टिक वाल्व जो है वो फोर्सफुली ओपन होते हैं। ब्लड उसमें जब चला जाता है तो ये वापस से बंद हो जाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आपको ये पता है। मैंने आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया वहां पे जब हम वाल्व की बात कर रहे थे, ठीक है, तो पल्मोनरी वाल्व ने क्या किया था? राइट वेंट्रिकल से, देखिए यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक जाने में किसके थ्रू ब्लड जो है लंग्स में जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड कैसे जाएगा? बीच में कोई गेट होता है, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ठीक वैसे ही राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक गार्ड होता है। वो गार्ड उस समय ओपन होता है, जब ब्लड उसमें फिल हो जाता है तो वो वापस क्लोज हो जाता है। तो उसको ही हम क्या कह रहे हैं? उसको हमने क्या कहा था? सेमील्यूनर की बात करेंगे, देन इट ऑलवेज स्टैंड फॉर लंग्स। हमारे क्या है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, ओके, तो उससे याद करना कितना आसान है। जब ये कह रहा है पल्मोनरी वेन, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? लंग से, मतलब डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो पल्मोन वर्ड जो है वो लंग से होता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब वैसी आर्टरी जो
लंग्स की ओर जा रही है, तो उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत रैपिड होता है, जैसा कि आर्टरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो होता है। अब अगर हम बात करें, क्या आपको ये वापस से वही लाइन है ना जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन में पल्मोनरी वेन्स। अब हम बात करेंगे ब्लड के फ्लो की। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज योर फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा, ये है आपका सुपीरियर वेना केवा, ये है आपका इंफीरियर वेना केवा। ओके, सुपीरियर वेना केवा जो होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये आपके बॉडी को कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा। तो सबसे पहले ये कहां पर आके अपने सिक्रीशन को पॉर करते हैं, ये राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में क्या होता है, जब राइट एट्रियम में जब उसको ब्लड का फ्लो होना होता है राइट वेंट्रिकल में, तो बीच में तो एक गेट आएगा, आपको याद होगा, मैं आपको बताते आ रही हूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व। गेट खुलेगा, ब्लड जो है वो फिल हो जाएगा और उसके बाद गेट वापस क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड जो है वो वापस से एट्रियम में फ्लो ना कर जाए। अब देखो राइट वेंट्रिकल से, अब यहां पर क्या है, ब्लड को लंग्स के पास जाना है ना, तो राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी वाल्व, ये भी एक गेट हुआ, पल्मोनरी वाल्व से वो सबसे पहले कहां जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने उसे वहां से कलेक्ट किया और उसके बाद उसको लंग्स में ले गए। अच्छा, कभी सोचा है कि लंग्स में क्यों लेके जाते हैं, थोड़ा सोचिए आप कि लंग्स में क्यों लेके जाते हैं। हेलो जिया, देखो लंग्स में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि लंग्स में होता है ऑक्सीजनेशन, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है वो आपके लंग्स में ही होता है। ठीक है, यहां से CO2 रिच ब्लड गया और वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो आपके इम्प्योर ब्लड थे वो पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचे, लंग्स में। आप रेस्पिरेशन से याद करो, हम जो यहाँ पढ़ते थे ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा था, अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको थोड़ा याद होगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, आप थोड़ा सा मतलब कनेक्ट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि लाइफ प्रोसेसेस में जितने भी चैप्टर है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया तो लंग्स जो है उस ब्लड को हार्ट की ओर भेजेगा, तो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो क्या करेगा, वो ब्लड जो है, कैसा ब्लड, अब तक यहाँ पर देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इम्प्योर ब्लड था, अब प्योर ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचे, लेफ्ट एट्रियम में। तो आपको अब समझ में आया, जब मैंने कहा था कि एट्रियम की बात करें, चाहे राइट एट्रियम हो या हमारा लेफ्ट एट्रियम हो, दे आर ऑलवेज रिसीविंग चैम्बर। उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब वापस से मान लो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचा, तो यहाँ पे कौन सा गेट है, यहाँ पे गेट है बाइकस्पिड वाल्व, ये वापस से खुलेगा, वेंट्रिकल में ब्लड आएंगे और ये बंद हो जाएगा। अब वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में पहुंचा, देन आर्टरी के थ्रू ये आपके बॉडी के ऑर्गन में कंप्लीटली सर्कुलेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्टेप वाइज अगर हम इसको देखें स्टेटमेंट वाइज, तो देखिए द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लार्ज वेन कॉल्ड वेना केवा। देखा था ना हमने सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू क्या हुआ, सॉरी, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके राइट एट्रियम में आ गए। जब राइट एट्रियम पूरा फुल हो जाता है ब्लड से, तो ये कंट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं। यहाँ कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट ट्राई। ओके, अब देखो जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ये भी कंट्रैक्ट होगा
और ये पंप कर देता है ब्लड को कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स तक जाएगा और ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। ब्लड का क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजनेशन होगा। हेलो जिया, वाल्व्स का ये मतलब होता है, वाल्व्स एक ऐसे मस्कुलर फ्लैप हैं जो आपके हार्ट में क्या करते हैं, किसी भी तरह के ब्लड के किसी भी तरह के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। सपोज मानो यहाँ पे अगर मान लो कि ट्राइकस्पिड वाल्व है, अब क्या होगा, ये वाल्व समझ लो कि कोई गेट है ना, मतलब गेट में क्या हुआ कि सपोज कोई मटेरियल अंदर आया तो उस गेट को क्लोज्ड हो जाना है। अगर वो गेट क्लोज नहीं हुआ तो ब्लड वापस से बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। ओके, अब देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब कहाँ थे हम स्टूडेंट, हम यहाँ पे थे। जब राइट वेंट्रिकल फुल हो गए ब्लड से तो ये कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को कहाँ दे देंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाता है और ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से, अब देखो यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, मतलब O2 रिच ब्लड, प्योर ब्लड, ये वापस से कहां पर आए, हार्ट में रिटर्न हुए, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब देखो लेफ्ट ऑरिकल में कंट्रैक्शन के थ्रू अब क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, पास हुआ, तो इसकी वजह से ब्लड अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वहां पर भी कंट्रैक्शन होगा और ब्लड कहां पंप कर जाएगा, एओर्टा में, विच इज लार्जेस्ट आर्टरी। अब ये एओर्टा बहुत ब्रांच हो जाते हैं वेसल्स में और वो आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आप जो मैंने आपको यहाँ समझाया ये आप पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये वाला फ्लो चार्ट याद है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं तो इसे आप एग्जाम में खुद सेंटेंस वाइज में लिख सकते हो। दिस आर सम ट्रिक्स जो एग्जाम में आपके क्या है, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ ट्रिक्स हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, डबल और सिंगल सर्कुलेशन क्या है। देखो डबल सर्कुलेशन, डबल मतलब 2 टाइम्स है ना, आपके पूरे बॉडी में ब्लड को एक टाइम पास होने के लिए उसे कितनी बार पास होना पड़ा, आपके हार्ट से 2 टाइम। यहाँ पर देखो एक बार क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम में, मतलब आपके हार्ट में, वापस से ये लंग्स में गया और लंग्स से वापस से ये किस में आया है, लंग से वापस से ये आया है आपके हार्ट में, तो इसे हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। देखिए इन ए सिंगल साइकिल ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस, जब ब्लड जो है वो हार्ट से 2 टाइम, ट्वाइस मतलब 2 बार क्रॉस करता है, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एंड इट इज फाउंड इन ब्लड्स एंड मैमल्स। चूंकि सिंस वी आर 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं जिसके एग्जाम्पल है एव्स और मैमल, मतलब बर्ड्स और मैमल्स, उनमें क्या होता है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है। आपके पूरे बॉडी में ब्लड को एक बार में जाने के लिए उसे 2 बार आपके हार्ट से क्रॉस होना पड़ता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की हाई एफिशिएंट सप्लाई होती है आपकी बॉडी में, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपको भी पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्यों, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है और इस वजह से डबल सर्कुलेशन जो है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। अब अगर हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के फ्लो चार्ट की तो एक बार वापस से देख लीजिए आप लोग, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, हार्ट से आ रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा से होता हुआ आपके पूरे बॉडी ऑर्गन में जा रहा है, उसके बाद वेना केवा के थ्रू वापस से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से लंग्स में जा रहा है। देखिए ये जो बॉक्स होते हैं है ना, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे तो आप अगर आपको ये बॉक्स याद रहेगा तो आप उस पर सेंटेंस इजिली अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन की, तो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, वहां हमने बात की थी डबल,
ये क्या है? सिंगल सर्कुलेशन। देखो, अगर हम स्पाइसेस ग्रुप की बात करते हैं फिशेस की, उनके हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं? इट्स 2 चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट उनके कितने चैम्बर्ड के हैं? 2 चैम्बर्ड के होते हैं। और उनके हार्ट जो होते हैं वो हमेशा किस तरह के ब्लड को रिसीव करते हैं? वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ऐसे आप समझ सकते हो। मान लो सपोज this one is body organ, this one is heart and this one is gills. Organ, heart and gills. अगर हम फिश की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिश की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? बॉडी के ऑर्गन से ब्लड कहाँ गया? हार्ट में गया। कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। और उसका ऑक्सीजनेशन कहाँ होना है? गिल्स में। जो काम हमें ह्यूमन में लंग्स का होता है स्टूडेंट, वही काम फिश में गिल्स का होता है। ओके, तो क्या होता है? ऑर्गन से ब्लड जो है वो हार्ट तक गया, हार्ट से गिल्स तक गया, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा और वो ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इसमें कहीं भी ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट में उसकी एंट्री नहीं हुई। देखिए, in fishes heart is 2 chambered and it always receive deoxygenated blood and pumps this blood to gills for oxygenation. oxygenation purification के लिए गिल्स में दिया उन्होंने। in this way in fishes the complete cycle of blood passes through heart only once. एक ही बार में ब्लड जो है वो उसके हार्ट से पास हो रहा है, तो इसे हमने क्या कहा? इसे हमने सिंगल सर्कुलेशन कहा। अब अगर हम बात करते हैं, सपोज मान लो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल और डबल सर्कुलेशन, तो देखिए ब्लड मूव्स थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ होल सर्किट इन द बॉडी। मतलब पूरे बॉडी में पास होने के लिए वो ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक बार उसके हार्ट से गुजरता है। अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे बॉडी में 2 टाइम्स होता है। ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या फिश के हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया? नहीं किया कभी भी। तो यहां आप ये भी लिख सकते हो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट। यहाँ पर बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास करते हैं। याद करो, अगर राइट एट्रियम ने अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया था तो राइट एट्रियम ने अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया था तो लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या है? वो फोर्स जो ब्लड जो है एक्सर्ट करते हैं अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल्स इज टर्म्ड एज ब्लड प्रेशर। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो ब्लड जो है फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं उस फोर्स को ब्लड वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट। इसे हमने क्या कहा? ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टरीज में। अगर वेन से उसका कंपैरिजन करते हैं तो ये आर्टरी में ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में देखो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के टाइम में जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हमने क्या कहा? सिस्टोलिक। और रिलैक्सेशन के टाइम में जो प्रेशर होता है उसे हमने क्या कहा? डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम इसके वैल्यू की बात करेंगे तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg। अब देखो अगर इनके वैल्यूज अगर ज्यादा जाते हैं तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर लो जाता है तो हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आपको समझ में आई बात? अब हम चलते हैं स्टूडेंट लिम्फ पर। याद कीजिए, अभी लिम्फ के बारे में भी अभी हमें पढ़ना है। लिम्फ मैंने आपको बताया था, लिम्फ जो है ये और टिश्यू फ्लूइड, इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये एक ऐसे टाइप के फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ये कलरलेस फ्लूइड है। कलरलेस क्यों है? बिकॉज
यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट होता है और इनके पास क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, जो कि फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दिस इज ऑल ओवर अबाउट सर्कुलेशन इन ह्यूमन। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए प्लांट्स में किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होता है, एक वेस्कुलर सिस्टम, उसमें क्या क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर कौन कौन से प्रेशर, कौन कौन से मतलब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। इसकी बात करेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम के थ्रू होता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सबसे पहले यहाँ एक आपके लिए फ्लो चार्ट है, देखिए यहाँ से सॉइल, यहाँ पे क्या वो वाटर और मिनरल्स को रूट में जाइलम के थ्रू उसका मूवमेंट कहाँ होता है, अपवर्ड होता है, ओके अपवर्ड होता है। जाइलम टिश्यू कैरी करता है वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स को रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। प्लांट को वाटर की नीड क्यों है, याद होगा आपको फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, प्लांट्स को वाटर की नीड होती है, तो उसके लिए वाटर जो है कैसे आता है, सॉइल से, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, ओके तभी तो फूड बनेगा। और फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यू जो है जब उनका फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और इनका डायरेक्शन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम का डायरेक्शन जो है वो हमेशा आप देख सकते हो अपवर्ड है, लेकिन फ्लोएम का देखो आप, फ्लोएम का अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। देखिए प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल्स फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की, याद होगा आपको, मैंने न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया था रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस में, वाटर उसका एक इम्पॉर्टेंट क्या था, रिक्वायरमेंट था प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और मिनरल्स की भी। जो वाटर और मिनरल्स जो है वो कैसे एब्जॉर्ब्ड होते हैं, सॉइल से, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और ये प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वेरियस पार्ट कौन कौन से, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड from the soil by the roots of the plants and transported to various parts of plants like stem, leaves and flower. Okay? अब देखिए यहाँ कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमेशा याद रखिएगा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जाइलम क्या है, जाइलम एक परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स में। जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। अगर हम जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम, पेरेन्काइमा जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यू होता है। दिस थ्री आर डेड टिश्यू। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट कि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते। जब प्लांट्स मूव नहीं करते तो उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंपैरिजन टू एनी अदर ऑर्गेनिजम्स काफी कम होती है। अब देखिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट। The cells of the roots in contact with the soil actively take up ions which create a differences in the ion concentration between the roots and the soil। देखिए जो रूट के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और रूट्स में जो सॉइल में डिसॉल्व मिनरल्स होंगे उनको ले लेंगे। जब उनको ले लेंगे तो एक दोनों में क्या आएगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंसेस आ जाएंगे। किसके कॉन्सेंट्रेशन में, आयन के कॉन्सेंट्रेशन में, सॉइल में और रूट्स में। तो इस वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो काफी स्टेडी मूवमेंट होता है। कहाँ से मूवमेंट होगा, सॉइल से रूट की ओर, ताकि वो इस डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर सके। तो इस तरह से जब वाटर का स्टेडी मूवमेंट होता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, कहां से, सॉइल से, तो इस तरह से वाटर का एक कॉलम तैयार होता है जो कि वाटर को पुश करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ किस तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन पुल। अब अगर जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन क्या है? देखिए, ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन आपका क्या है? जब उसके एरियल पार्ट से वाटर का क्या होता है? रिमूवल होता है वेपर के फॉर्म में, तो इसे हमने ट्रांसपिरेशन कहा, जो कि एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है वाटर के मूवमेंट में ड्यूरिंग द डे टाइम जब स्टोमेटा ओपन होता है। ट्रांसपिरेशन को मैंने आपको बता ही दिया, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब वाटर जो है, जो प्लांट जो है वाटर को लॉस करता है स्टूडेंट, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, देन दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। अच्छा, आपको ये पता है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट्स के थ्रू, वाटर का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और वाटर जो है फिर उसका इवेपोरेशन हो जा रहा है। अगर हम बात करेंगे, अभी मैं आपको बता रही थी कि ट्रांसपिरेशन क्यों होता है प्लांट्स में और उसके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, तो ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्पफुल होता है वाटर और मिनरल्स का जाइलम के थ्रू। साथ ही ये एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट आएगी। देखिए, अगर एक्सेस वाटर को रिमूव नहीं किया गया तो प्लांट जो है वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से आती है? कूलिंग इफेक्ट जो है स्टूडेंट, वो आती है किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन। और साथ ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्ट का। अब हम बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की। जो फूड, द शुगर एंड अदर मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज होते हैं लीव्स में। याद कीजिए, हम फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या था? वहां पर सारे जो है वो कहाँ इकट्ठे हुए थे? लीफ में, और वहां पर उन्होंने फूड को सिंथेसाइज किया था। इसके अलावा स्टूडेंट, प्लांट्स में हार्मोन्स भी होते हैं, या ऑब्वियस सी बात है, सही सुना आपने, जैसे ह्यूमन में हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। उनके कुछ हार्मोन्स हैं, ऑक्सीन, सपोज जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर सम हार्मोन्स ऑफ प्लांट। वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? वो सिंथेसाइज होते हैं मोस्टली रूट और स्टेम के टिप पर। अब देखिए, these are transported to other parts of the plant through a conducting tissue called phloem। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इसी प्रोसेस को हमने ट्रांसलोकेशन कहा था। अब कंपोनेंट्स फ्लोएम के कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है? जाइलम में भी हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स की बात की थी ना। देखिए, यहां पर क्या होता है, ये these are living and this one is dead। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब की बात करें, कंपेनियन सेल की बात करें, या फ्लोएम पेरेन्काइमा की, these are living टिश्यू, और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये डेड टिश्यू होते हैं। देखिए, the function of translocation is performed by sieve tube of phloem tissue with the help of companion cells। अगर हम बात करेंगे प्लांट्स में, तो जो फंक्शन होता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा फूड के साथ मतलब उसके जो सुक्रोज है, जो सुक्रोज के साथ साथ कुछ एमिनो एसिड्स या अदर न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। तो उसे हमने क्या कहा था? ट्रांसलोकेशन। और उसमें अगर हम बात करेंगे कि फ्लोएम के कौन कौन से सेल्स काम करते हैं, देन वो होते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। अब देखिए, थ्रू फ्लोएम इट इज बाई डायरेक्शनल। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको बताया था ये अपवर्ड भी होते हैं और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हुआ? देखिए, सुक्रोज, एमिनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का। और यहाँ पर क्या होता है? इन ट्रांसलोकेशन नो फिजिकल फोर्स इज इन्वॉल्व्ड।
यहाँ पर किसी भी तरह का फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। वहां मैंने आपको बताया था वहां पर रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, पुल, यहाँ इस तरह की कुछ भी फेनोमेनन यहाँ नहीं होता। और यहाँ पर किसका यूटिलाइजेशन होता है? ओनली एनर्जी का।